देखो क्या कह रहा है ये, सेटलेबल हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन 4.88। ठीक, आप लोग देखते चले जाओ और देखो किस तरीके से आंसर करोगे इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। मतलब कि पानी से क्या निकालनी है, इम्प्योरिटीज को खत्म करना है। तो क्या कह रहा है, जो सेटलेबल सॉलिड आर रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन, जो सेटल हो सकते हैं पार्टिकल, उनको आप फिल्टर करके, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर के मदद से निकालते हैं। भाई ये बात हो गई, सही होगी गलत होगी? अजय सुप्रिया, क्या होना चाहिए आंसर? देखो ये आंसर हो गया गलत। क्यों? भाई सेटलेबल सॉलिड को निकालने के लिए आपने क्या लगा रखा है, सेडिमेंटेशन टैंक लगा रखा है। उसका भी तो कुछ काम है, अगर आप सेडिमेंटेशन टैंक का काम फिल्ट्रेशन से करा रहे हो तो फिर। ठीक। वॉलेटाइल सॉलिड, वॉलेटाइल सॉलिड क्या चीज हुई? वॉलेटाइल का मतलब होता है आर रिमूव्ड थ्रू सेडिमेंटेशन। वॉलेटाइल का मतलब होता है बेटा, वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है वो कण जो अगर आप उन्हें हीट दोगे तो वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसको बोला जाता है वॉलेटाइल, आर रिमूव्ड थ्रू सेडिमेंटेशन। ठीक। जैसे पानी है, पानी में एग्जाम्पल वॉलेटाइल सॉलिड का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो जैसे जितनी भी गैसेस होती हैं, ठीक है, या इस तरीके का, जैसे उसमें वैक्स हो गया, मोम जो घुला हुआ रहता है, या और क्या वॉलेटाइल सॉलिड हो सकता है, अल्कोहल हो गया, ये सभी वॉलेटाइल है। आप हीट करोगे तो ये बाहर निकलना भाप के रूप में। ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई इस तरीके के जो सॉलिड होते हैं उनको सेडिमेंटेशन के थ्रू हटाया जाता है। गलत बात, वॉलेटाइल का सीधा सा फंडा है, आप उन्हें हीट कीजिए वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक। चलो अब हम आते हैं इस अगले पॉइंट पर। ये क्या कह रहा है, डिसॉल्व्ड सॉलिड। देखो पहला और दूसरा तो गलत हो ही गया। ठीक। तो फिर मेरे हिसाब से यहीं से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर 3 और 4 होना चाहिए। डिसॉल्व सॉलिड मतलब घुले हुए सॉलिड आर रिमूव्ड थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। डिसॉल्व सॉलिड कौन से होते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये डिसॉल्व सॉलिड होता है। और ये पानी में अगर नमक घुल जाए या और भी इस तरीके के, तो हमको RO लगाना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कोलोइडल सॉलिड्स आर रिमूव्ड बाय कोगुलेशन, ये बात भी ठीक है। चलो इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है अजय, चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो गुड। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। कितना ब्लीचिंग पाउडर जिसमें 20% क्लोरीन होती है इज नीडेड टू डिसइंफेक्ट 10,000 लीटर ऑफ पानी? पानी की मात्रा कितनी है, 10,000 लीटर, जिसकी क्लोरीन डिमांड 1 मिलीग्राम पर लीटर है। इट शुड बी ensured दैट आफ्टर अबाउट 1 आवर कॉन्टैक्ट टाइम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन आपके पास बची रहे। ठीक है, देखो क्लोरीन डिमांड दी हुई है। ठीक है, पानी को इतनी तो जरूरत है। ठीक, प्लस साथ में 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ये भी चाहिए, ताकि भाई आगे कोई डिसइंफेक्ट, कोई इन्फेक्शन ना हो, अगर हो तो टोटल डिमांड कितनी होगी, देख हमने पढ़ा था टोटल क्लोरीन डिमांड कितना होता है, जो आपकी क्लोरीन डिमांड है वो प्लस रेजिडुअल क्लोरीन, तो ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम, ये 0.2, ये तो ये हो जाएगा 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, और कितना है, इतना है, 10,000 लोग हैं। ठीक है, तो 1.2 मिलीग्राम पर लीटर में 10,000 की गुणा कर दो, 1.2 गुणा 10,000 बटे क्या करना पड़ेगा, 1,000 करना पड़ेगा, ताकि कितने में आ जाए, ग्राम में आ जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.2 है। ठीक, तो ये कटा तो कितना आ गया, 12 ग्राम। ठीक,
अब आगे क्या करोगे? अब आगे आपको पता चल गया कि भाई 12 ग्राम हमको क्लोरीन चाहिए, Cl2 चाहिए, लेकिन आपके पास क्लोरीन इस फॉर्म में नहीं होती, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में होती है, जिसमें मात्र 20% क्लोरीन होती है। ठीक, तो आपको फिर ब्लीचिंग पाउडर कितना लगाना पड़ेगा? अब ये देख लो, इसको कैसे पता लगाएंगे? बस अब तो सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया ये, इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर मान लीजिए है बी, ठीक है, इसका 20% मतलब 0.2 कितने के बराबर होना चाहिए? 12 ग्राम के बराबर होना चाहिए। तो बी यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आ तो गया, लेकिन हमारा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है? कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है? चलो कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो इसको भी हम देख लेते हैं। 4.87 पे चलते हैं। कहाँ हो? 88, देखो, हाँ इसका भी नहीं मैच कर रहा बेचारे का। ठीक है, देखो इसने भी ऐसे ही किया है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। टोटल डोसेज हो गया टोटल डिमांड प्लस रेजिडुअल। टोटल डोसेज इतना हो गया भाई, 10,000 लीटर के लिए कितना चाहिए? 12 ग्राम। और 20% अवेलेबल क्लोरीन होती है, तो ये कर दिया तो 60 ग्राम हो गया। तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो जो नियरेस्ट आंसर है 68 ग्राम, उसको लेके हमने, ठीक है, अपना आंसर निकाल लिया। चलो ठीक, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है ये? अ गुड डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि जो एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट जिसे कहेंगे, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए? शुड बी परसिस्टेंट एनफ टू प्रिवेंट रीग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वो इतना परसिस्ट करना चाहिए। शुड बी परसिस्टेंट एनफ, परसिस्टेंट का मतलब कि वो एक जगह पर बना रहे, उसको बोलते हैं परसिस्ट। ठीक, चलो, ठीक, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ओजोन होती है। ओजोन क्या होता है? तुरंत O2 और O में बदल जाती है, तो जैसे ही आप पानी में मिलाते हैं, तो ये दोनों उसके साथ रिएक्ट करते हैं और फिर तुरंत ये गायब हो जाती है। लेकिन क्लोरीन ज्यादा देर तक परसिस्ट करती है, रुकी रहती है। शुड बी परसिस्टेंट अनफ टू प्रिवेंट रीग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ऑर्गेनिज्म दोबारा से आपके ग्रो ना हो, ये बात सही है। मस्ट बी टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, उनके लिए क्या होनी चाहिए? टॉक्सिक होनी चाहिए, एट द कंसंट्रेशन वेल अबव द टॉक्सिक थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन एंड हायर एनिमल। ठीक है, एट कंसंट्रेशन वेल अबव द टॉक्सिक थ्रेशोल्ड ऑफ, खैर अब ये जो कह रहा है इसको मार देते हैं क्वेश्चन मार्क, अगले पे चलते हैं। शुड हैव अ फास्ट रेट ऑफ किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। तो अब ये क्या है? मस्ट बी टॉक्सिक एट कंसंट्रेशन वेल अबव द टॉक्सिक थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन। अब ये क्या कह रहा है? टॉक्सिक, मस्ट बी टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए टॉक्सिक होना चाहिए, एट कंसंट्रेशन, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? वेल अबव द टॉक्सिक थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन एंड हायर एनिमल। जो इंसान है और जो हायर एनिमल है, उनके लिए भी जो टॉक्सिक है उससे ज्यादा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? जैसे इंसानों की जो लिमिट है, जैसे आर्सेनिक है या कुछ भी है, 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए ये जो लिमिट है, इससे भी ज्यादा आपको वो मिलाना चाहिए। भाई यही सबसे गलत बात है। भाई उसमें टॉक्सिक चीज मिलाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारो, लेकिन इंसानों को तो छोड़ दो। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा गलत, इसका छूटते ही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 1.86 का देख लेते हैं। ठीक है, देखो यही है, जो गुड डिसइंफेक्टेंट मस्ट बी टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होना चाहिए, एट कंसंट्रेशन वेल ओवर द टॉक्सिक थ्रेशोल्ड ऑफ, एट कंसंट्रेशन वेल बिलो, मतलब कि नीचे होना चाहिए टॉक्सिक थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन एंड हायर एनिमल। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोगुलेंट एड्स। कोगुलेंट एड्स का मतलब कि वो मटेरियल जो कोगुलेशन में मदद करते हैं, जैसे एलम, फिटकरी, ये सारी चीजें। तो इसने फिटकरी के बारे में या इस तरीके के मटेरियल के बारे में बात कर रखी है। देखो जरा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है ये। देखो क्या कह रहा है, दे आर एम्प्लॉयड, इन्हें कब लगाया जाता है, व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर कितना होता है, कम होता है, एज दे कैन दे देन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। अगर भाई टेम्परेचर कम है, कोगुलेशन हो नहीं पा रहा है, तो तब आप इसको लगा सकते हो ताकि कोगुलेशन जल्दी होने लगे। भाई ये बात ठीक हो सकती है, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन फ्लॉक्स आर स्मॉल एंड वाटर इज कलर्ड। कब इस्तेमाल किया जाता है, जब फ्लॉक्स, जो छोटे छोटे कण कण आपस में मिल जा रहे हैं, लेकिन वो फ्लॉक्स कैसे बना रहे हैं, झुंड जो बन रहा है उनका वो स्मॉल है और वाटर कलर्ड है। भाई अगर वाटर आपका कलर्ड है या टर्बिड वाटर है, तब भी आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो सेकंड पॉइंट हमारा सही है। विद देयर यूज, इनके इस्तेमाल से वाटर प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज। जो प्लांट है उसकी वाटर प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये बात भी ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल आर ऑक्सीडेंट्स, एब्जॉर्बेंट्स, वेइंग एजेंट्स, एक्टिवेटेड कार्बन एंड पॉली इलेक्ट्रोलाइट। यार ऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए। भाई कोगुलेंट, कोगुलेंट जो होते हैं, भाई कोगुलेंट का तो काम डिस्टेबलाइजिंग का होता है। मतलब जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल हैं उन पे जो चार्ज है उसे खत्म करने का काम होता है, ठीक। तो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन का काम तो नहीं करता ये। एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब करने का काम भी नहीं करता ये। वेइंग एजेंट ये पता नहीं क्या होता है। एक्टिवेटेड कार्बन ये काम क्या करता है, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन हुआ तो ये अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, इसको चिपका लेता है। नहीं दिखाना अभी, एक मिनट। वो एक्चुअली मैंने, हाँ वो अभी एक्चुअली शेयर नहीं किया। अब दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है बेटा देखो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फोर्थ तो मुझे गलत लग रहा है। फोर्थ किस किस में है, ए, ए में हटाओ, सी में हटाओ, डी में हटाओ, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। चलो देखते हैं क्या बी ही है इसका आंसर या कुछ और है। 4.85। ए दे रखा है भाई, मतलब मैंने गलत दिया आंसर। क्या है कोगुलेशन एड, क्या होता है,
कोगुलेशन एड इसने कह रखा है कि वो केमिकल है। चलो देख लेते हैं भाई कहाँ पर गलत हुए हम। कोगुलेशन एड क्या है? वो केमिकल है विच व्हेन यूज्ड along with मेन कोगुलेंट improves और accelerate the process of coagulation and coagulation by producing quick flow। मतलब ये तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई कोगुलेशन के कारण जो आपके फ्लॉक हैं वो जल्दी से बच जाते हैं। तो ये तो मुझे कोई स्पेशल चीज नहीं लगी। ठीक, इस पर आते हैं। फाइनली डिवाइडेड क्ले, जो क्ले है बहुत ही महीन है। बेंटोनाइट एंड एक्टिवेटेड पर आर मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल एज न्यूक्लाई टू फॉर्म। मतलब कि भाई इन सब चीजों से भी फ्लॉक बनते हैं। एक्टिवेटेड सिलिका, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स आर अदर कोगुलेशन एंड, मतलब ये एक्टिवेटेड सिलिका मतलब ये सब है। तो भाई इसमें हम एक काम ये कर लेंगे, जहां इन्होंने आंसर बता रखे हैं वहां पर हम इस चीज को नोट कर लेंगे कि भाई ये जो ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो भी, मतलब आप जस्ट लिख लो कि भाई कहीं पे ना कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट, एक्टिवेटेड कार्बन, एब्जॉर्बेंट, ऑक्सीडेंट, ये सभी आपके कोगुलेशन में मदद करते हैं, या कोगुलेंट्स का इस्तेमाल कोगुलेंट एड्स बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। देखो कोगुलेंट एड्स है, कोगुलेंट एड्स का क्या मतलब हुआ? कोगुलेंट एड्स, एड का क्या मतलब होता है? एड्स का मतलब होता है हेल्प, मतलब कि वो मटेरियल जो कोगुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक, तो इस वजह से मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि क्या ये, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेंट है, एब्जॉर्बेंट है, वेइंग एजेंट है, एक्टिवेटेड कार्बन है, ये कुछ करे ना करें पर कोगुलेशन में मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ठीक है। तो जो कंफ्यूजन थी वो भी खत्म हो गई। इसमें देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो बेटा, रिकार्बोनेशन ऑफ recarbonation of water softened by lime soda process result in increase hardness of water। रिकार्बोनेशन पढ़ा था हमने भाई, लाइम सोडा प्रोसेस में रिकार्बोनेशन क्यों करते हैं? याद आया? सबसे पहले तो ये पढ़ो, पता होना चाहिए लाइम सोडा प्रोसेस है किस लिए होती है? हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उसमें दिक्कत क्या आती है, उस जब आप लाइम सोडा प्रोसेस से पानी को ट्रीट करते हो, हार्डनेस रिमूव करते हो, तो उसमें कुछ मतलब जो है क्या कहना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक और था साथ में, पता नहीं कोई कौन सा वो था, ये घुल घुल जाते हैं पानी में। ठीक, और ये फिर क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली पाइप के अंदर चिपक जाते हैं, जिसको इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप बोला जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं, ताकि ये तुरंत आपके प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। और ठीक है, तो अब यही है इसके ऊपर, रिकार्बोनेशन के ऊपर फिर क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड, जैसे कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट विच है not settled in the sedimentation tank get dissolved due to passage of carbon dioxide। चलो इसका देखते हैं थोड़ा सा, रिकार्बोनेशन क्या इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो देखते हैं इसको।
रिकार्बोनेशन तो हम वैसे काफी डिटेल में देख चुके हैं। अब थोड़ा आंसर देख के ही हम देखो। देखो, रिकार्बोनेशन ऑफ वाटर softened by lime soda process result in increased hardness of water because in this method precipitate are again made soluble in water। मतलब कि जो आपका precipitate है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया उस टाइम। ठीक, जो precipitate है जो कि पानी में soluble, उनको दोबारा से पानी में घोल दिया जाता है ताकि वो बिना इनक्रस्टेट हुए आगे पाइप में जा सके। दूसरा पॉइंट इसने क्या कह रखा है? Suspended solid like calcium sulfate and magnesium sulfate which have not settled, suspended solid like this and this which are not, ये बेटा अब इसमें क्या कह रहा है? Get dissolved due to passing of, अब suspended solid कह रहा है ये। सस्पेंडेड सॉलिड कौन कौन से होते हैं? जैसे क्ले होता है, कोलोइड होता है, ये आपके सस्पेंडेड सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। जबकि कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये तो सस्पेंडेड होते ही नहीं है, ये तो घुले हुए होते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को यहीं पे ही गलत हो जाता है। लेकिन ये है कि भाई किसी बच्चे ने अगर थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा दिया कि नहीं भाई कुछ तो ठीक कह रहा है ये, और सस्पेंडेड सॉलिड शायद इसने गलती से लिख दिया हो, तो वहीं पे फिर बात गलत हो जाती है। और इन्होंने यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 88 था ना, 4.88। ये देखो, हाँ, देखो इसमें इसने यही कह रखा है स्टार्टिंग में, जो कैल्शियम सल्फेट है और जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये डिसॉल्व सॉलिड होते हैं जबकि सस्पेंडेड सॉलिड नहीं होते। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ओवरफ्लो रेट के ऊपर है ये क्वेश्चन। जो डिजाइन ओवरफ्लो रेट है सेडिमेंटेशन टैंक का, उसे कैसे चूज किया जाता है? Flow rate through the tank, diameter of the particle intended to be removed, volume of the sedimentation tank। भाई देखो, ओवरफ्लो रेट का क्या फंडा होता है, मैंने आपको बताया था। जो ओवरफ्लो रेट है, ओवरफ्लो रेट क्या होता है? Q अपॉन BL। ठीक, मान लीजिए ये है, ये बराबर आता है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका क्या मतलब है? वो कण जिनकी स्पीड 2 मिलीमीटर पर सेकेंड है वो 100% सेटल हो जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ कण ऐसे हैं जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी है मान लीजिए 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे पार्टिकल कितने सेटल हो पाएंगे? 1/2 बराबर 50%। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ओवरफ्लो रेट को कम करना पड़ेगा। ओवरफ्लो रेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो एरिया है इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? ओवरफ्लो रेट किससे संबंधित है? ठीक है, देखो, ओवरफ्लो रेट आपका किससे संबंधित है? कि भाई जिस पार्टिकल को आपको रिमूव करना है उसका डायमीटर कितना है, उसके संबंधित में डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव। ठीक, आई बात समझ में? तो मुझे लगता है यही इसका आंसर होना चाहिए। 83 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यही है इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो भाई, अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। करो इस क्वेश्चन को जरा।
देखो क्या कह रहा है, हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर इज नीडेड। ब्लीचिंग पाउडर, इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं, ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा पूछेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, 5,000 लीटर ऑफ पानी है। ठीक, उसकी क्लोरीन डिमांड 2 मिलीग्राम पर लीटर है, मतलब हर लीटर पानी को कितनी क्लोरीन चाहिए, 2 मिलीग्राम। ठीक है, तो बस 2 गुणा 5,000 कर दो। ठीक, तो इतने मिलीग्राम क्या चाहिए, इतने मिलीग्राम हमको क्लोरीन चाहिए। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 1,000 से डिवाइड करके, तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा। तो ये बैठ जाएगा आपका बराबर 2 × 5 = 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम आपको क्लोरीन चाहिए। अब बात है क्या, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन तो है नहीं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ही मिलाया जाता है पानी में। अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर में 25% क्लोरीन है। तो देखो, किसी चीज का 25%, 0.25 किसके बराबर है, 10 ग्राम के। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 10/0.25, 140 ग्राम हो जाएगा। बस ठीक है, इस तरह से करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है, जिनमें अगर आप अटकते हो, ठीक है, तो इनको करो इस तरीके से। है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, देखो यही सब किया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लो भाई अब आ गई थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन। रैपिड सैंड फिल्टर के ऊपर इसने कह रखा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जो सैंड डेप्थ शुड नेवर बी डिप्लीटेड बाय मोर देन 10 सेंटीमीटर। जो रैपिड सैंड फिल्टर है, उसमें जो सैंड डेप्थ है, जैसे रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये जो डेप्थ है, ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा डिप्लीट नहीं होनी चाहिए या खराब नहीं होनी चाहिए। डिप्लीट का मतलब, आप जैसे स्लो सैंड फिल्टर होता था, स्लो सैंड फिल्टर में क्या करते थे, ऊपर सैंड रहता है, नीचे ग्रेवल रहता है। जब आपको इसकी सफाई करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल या जो भी वेस्ट मटेरियल चिपक जाता है, तो फावड़े से सैंड की ऊपर की 1.5 सेंटीमीटर की परत हम खोद कर निकाल देते हैं, खुरच कर निकाल देते हैं। तो फिर ये खराब होगा, फिर 1.5 सेंटीमीटर खरोंचेंगे, फिर तो ये मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है, ये स्लो सैंड फिल्टर के केस में ठीक लगता है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से हो गया गलत, और इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलो देखते हैं। एयर बाइंडिंग, जो एयर बाइंडिंग रिजल्ट्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड एंड फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स इन द फिल्टर सैंड। भाई बात तो सही कह रहा है, ये जो एयर बाइंडिंग है किस कारण से होती है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड, जो नेगेटिव हेड है उसके कारण, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। एयर बाइंडिंग का जो फिनोमिना है, वो रैपिड सैंड फिल्टर में ही होता है कि स्लो सैंड फिल्टर में होता है, इस चीज को एक बार देखना। वाटर सॉफ्टनिंग विद लाइम सोडा लीड्स टू इनक्रस्टेशन ऑफ सैंड। जो आपका सैंड है, रेत है, वाटर सॉफ्टनिंग विद लाइम सोडा, जो आपने लाइम सोडा प्रोसेस इस्तेमाल किया, उससे वाटर सॉफ्टनिंग की, उससे इनक्रस्टेशन ऑफ सैंड होता है। मुझे तो ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है। बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड इज कॉज ड्यू टू नेगेटिव हेड। नेगेटिव हेड के कारण बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड होता है। तो भाई इसमें जरा देखना पड़ेगा मुझे भी आंसर, क्योंकि मुझे सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है। चलो देखते हैं 4.81 का क्या आंसर है। देखो, बी दिया हुआ है इन्होंने। देखो, चलो भाई ठीक है, इसने ये कहा कि भाई जो बैक वॉशिंग के कारण, मैं तो उसमें स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि जो ऊपर की जो सैंड होती है, बैक वॉश के कारण ये ऊपर से डिप्लीट हो जाती है। भाई हो जाती होगी भाई, जब तुम कह रहे हो तो बात ठीक है। ठीक, तो इसके लिए कह रहा है सैंड बेड शुड नेवर बी डिप्लीटेड मोर देन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिनल थिकनेस फॉर दिस पर्पस। एयर बाइंडिंग इज कॉज ड्यू टू नेगेटिव हेड एंड फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। ये बात भी ठीक है, जो एयर बाइंडिंग है नेगेटिव हेड के कारण और एयर बबल के कारण होती है। अगला क्या है, इन लाइम सोडा मेथड, जो आपका लाइम सोडा मेथड है, हार्डनेस इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट विच गेट कोटेड, विच गेट कोटेड
एक मिनट बेटा, जरा देखो इसे। इन लाइम सोडा मेथड, जो लाइम सोडा मेथड होता है, हार्डनेस इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट विच गेट कोटेड ओवर सैंड पार्टिकल एंड लीड टू इंक्रस्टेशन। जैसे ये है हमारा, इसके ऊपर लाइम सोडा प्रोसेस मेथड के बाद हार्डनेस रह जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट है जो सैंड के चारों तरफ जम जाता है। समटाइम केयरलेस और इनडिफरेंट ऑपरेशन ऑफ फिल्टर बफरिंग और बम्पिंग और लिफ्टिंग ऑफ द फिल्टर बेड टेक प्लेस व्हेन स्विचिंग ऑन द बैकवाश साइकिल इज अडॉप्टेड। इन्होंने क्या क्वेश्चन है इनका, ठीक है। देखो, बम्पिंग और फिल्टर बेड का क्या मतलब है। बम्प, बम्प का मतलब होता है जैसे फिल्टर है, बेड है, जैसे ये सैंड हो गई और ये ग्रेवल हो गई। बम्प का मतलब है जो सैंड का टॉप की लेयर है, इस पे एक बम्प बन जाना। बम्प का मतलब एक छोटा सा उभार टाइप का। जैसे सड़क पे क्या बम्प कहाँ मिलते हैं, सड़क पे बम्प मिलते हैं जहां पर रोड ब्रेकर होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर, उसको बम्प बोलते हैं ना। तो ये कब हो सकता है, अगर आप कायदे से बैक वॉशिंग नहीं कर रहे हो। तो बैक वॉशिंग के गलत इस्तेमाल से या बैक वॉशिंग प्रॉपर नहीं करने से अचानक से आपने पानी का रेट बहुत ज्यादा कर दिया, तब बम्पिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओवरफ्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। कोई आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, उसके ओवरफ्लो रेट से संबंधित आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर अफेक्ट्स द ओवरफ्लो रेट। यार, ओवरफ्लो रेट तो बेसिकली क्यू अपॉन बी एल होता है। यार मेरे हिसाब से टेम्परेचर का तो कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। चलो अब आगे चलते हैं। Size of particle intended to be removed does not affect the overflow rate. Size of particle intended to be removed मतलब कि उस पार्टिकल का साइज जिसे आपको रिमूव करना है वो ओवरफ्लो रेट को प्रभावित नहीं करता। भाई ये बात भी गलत लग रही है मुझे तो। क्यों? भाई जो साइज ऑफ पार्टिकल है, मान लीजिए छोटा पार्टिकल है, तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी। ठीक, और जहां सेटलिंग वेलोसिटी कम हुई तो आपको ओवरफ्लो रेट भी कम करना पड़ेगा ताकि वो रिमूव हो चुके। ठीक, तो साइज ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव अफेक्ट द, तो ये स्टेटमेंट भी मुझे गलत लग रहा है। थर्ड क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड अफेक्ट द ओवरफ्लो रेट। ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि वी एस बराबर क्या होता है, जो हमने सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, जी डी स्क्वायर बाई 18 म्यू ब्रैकेट में जी माइनस वन, ये होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया आंसर हमारा, देखें क्या दिया हुआ है। मेरा तो वैसे तो थर्ड ओनली आ रहा है आंसर, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इनका भी देख लेते हैं। देखें भाई कहाँ पर गलती कर रहे हैं। देखो, ये लिख रहा है हेंस साइज, जो स्टोक्स लॉ के अनुसार साइज और डेंसिटी ओवरफ्लो रेट को प्रभावित करेंगी। ठीक, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर कम होगा, रेट ऑफ सेटलिंग बिकम स्लोअर व्हेन द रिकॉर्ड इतना इतना इंक्रीज होगा। बस इसने ये तो ये भी कह रहा है कि टेम्परेचर प्रभावित करेगा। कैसे? जब टेम्परेचर कम होगा तो सेटलिंग
धीरे हो जाती है। भाई टेम्परेचर कम हुआ, विस्कोसिटी कम हो गई, मतलब पानी और गाढ़ा हो गया, तो सेटल नहीं हो पा रहा पार्टिकल। देखो लिखा हुआ है, व्हेन द वाटर इज कोल्डर द फ्लो इन द प्लांट इज एट इट्स लोएस्ट एंड द डिटेंशन टाइम इन द प्लांट इज इंक्रीज, सो द फ्लॉक हैज टाइम टू सेटल आउट इन द सेडिमेंटेशन बेसिन। तो यार ये इस प्रकार से कह सकता है कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है, जो है टेम्परेचर कम हुआ तो पार्टिकल सेटल बहुत धीरे होगा, और पार्टिकल सेटल धीरे होगा तो आपको ओवरफ्लो रेट भी धीरे करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसने इसको भी आंसर में लिया है। जो आगे बात समझ में, ठीक है। चलो यार, अब इसमें क्या ही कहा जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट तो मुझे पूरा ही गलत लग रहा था यार। साइज ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव डज नॉट अफेक्ट। भाई अफेक्ट करता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड तो गलत होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ए है बेटा। ठीक है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को करो तुम लोग अब। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे भी अब थोड़ा नींद आ रही है। सुबह 7 बजे से रखते हैं क्लास। 7 बजे ठीक है अजय, सुप्रिया? या ज्यादा जल्दी हो जाता है? ये 7:30 रखनी है? 7 ठीक है, लेकिन फिर टाइम से सो जाना और टाइम से उठना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कर लेना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कल तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो।